हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड. नाउ आज है 1 मार्च एंड आज हमें रिवाइज करना है ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज. नाउ विदाउट सेइंग, आपको पता ही होगा फिस्कल लॉज में बेसिकली दो पार्ट है, ऑडिट अंडर जीएसटी एंड ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. सो आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट है ऑडिट अंडर जीएसटी पढ़ना. क्यों? क्योंकि आपने देखा ही होगा लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जीएसटी ऑडिट से ही आए गए थे. ठीक है, सो अराउंड 5 to 10 मार्क्स इज कमिंग फ्रॉम जीएसटी ऑडिट. सो आवर फर्स्ट टारगेट इज जीएसटी ऑडिट. हाँ, ऐसा नहीं है हम इनकम टैक्स ऑडिट नहीं करने वाले, वो भी रिवाइज करेंगे बट इन द सेकेंड पार्ट. ठीक है, सो आज का टारगेट ये है ऑडिट अंडर जीएसटी पढ़ना. सो लेट्स क्विकली जंप टू दैट पार्ट. यहाँ पे तो क्लॉजेस ही चल रहे हैं. क्लॉजेस को भी जितना सिंप्लीफाई हो सक रहा है हम लोगों ने उतना सिंप्लीफाई किया हुआ है क्लॉजेस को भी, 3CD के क्लॉजेस को. एंड हियर वी गो जीएसटी ऑडिट. या जीएसटी ऑडिट मीन्स द वेरी फर्स्ट थिंग टू बी रिवाइज. मैम ऑडिट कहाँ हो रहा है? फर्स्टली ऑडिट होगा वॉलंटरीली, जहाँ पे टैक्स पेयर खुद, रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपने जीएसटी रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाएगा. कब? वेन एवर हिज टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज, वर्ड्स पे ध्यान दो, एक्सीड्स रुपीज 2 CR. एक्सीड्स का मतलब क्या? इफ एट ऑल द टर्नओवर इज लेस देन इक्वल्स टू, एग्जैक्टली 2 करोड़ रुपया भी है ना, फिर भी ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है. ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर. इफ एट ऑल द टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 2 CR, देन हम लोग को अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है. रजिस्टर्ड पेयर शैल गेट इट्स ऑडिट रिकॉर्ड्स, जीएसटी रिकॉर्ड्स ऑडिटेड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, या नेक्स्ट, अगर ऑडिट टैक्स पेयर ने, मतलब अगर ऑडिट रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं करवाया तो कौन से लेवल पे हो सकता है? नेक्स्ट 2 लेवल पे हो सकता है. वो कहते हैं ऑडिट बाय अथॉरिटीज. ऑडिट बाय अथॉरिटीज का मतलब क्या? अगर ऑडिट रूटीन ऑडिट है, जहां पे टैक्स ऑफिसर को लगता है ये रूटीन ऑडिट करवाना है, तो अंडर सेक्शन 65 टैक्स ऑफिसर कैन डायरेक्ट टू कंडक्ट ऑडिट. इफ एट ऑल स्पेशल ऑडिट करवाना है, तो स्पेशल ऑडिट के केस में यहाँ पे आए थे हमारे कौन से पर्सन? टैक्स ऑफिसर. अगर अंडर सेक्शन 66 एसी का मतलब है असिस्टेंट कमिश्नर, अगर असिस्टेंट कमिश्नर को लग रहा है कि आपने आईटीसी गलत अवेल कर लिया है, आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आईटीसी गलत अवेल या ज्यादा अवेल कर लिया है, सेकेंड आपने वैल्यू ऑफ गुड्स गलत बताई है, ये 2 केसेस में स्पेशल ऑडिट ऑर्डर किया जा सकता है. कौन ऑर्डर करेगा मैम? एसी. मैम ऑर्डर ऐसे ही कर देंगे क्या? नहीं, ऑर्डर करेंगे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर. ठीक है, सो लेट्स गो. इफ एट एनी स्टेज इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एएसी असिस्टेंट कमिश्नर थिंक्स दैट वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और एक्सेस, ये 2 चीज 1 and 2, वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या फिर आईटीसी ज्यादा अवेल कर लिया, देन with the approval of commissioner, मैंने अभी बोला with the approval of commissioner AC can direct registered person in writing to conduct GST audit. Done? ओके मैम, जीएसटी ऑडिट कब तक खत्म हो जाना चाहिए? मैक्सिमम 90 डेज. एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन भी 90 डेज का मिलेगा. मैम खर्चा कौन बेयर करेगा? खर्चा डिपार्टमेंट बेयर करेगा. डन. टाइम पीरियड 90 + 19 एक्सपेंसेस शैल बी बोन बाय डिपार्टमेंट. मेकिंग सेंस? ओके. नाउ प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट. प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट, इन्फॉर्म टू द कंसर्न पर्सन. हम रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे कि बॉस हमको नॉलेज चाहिए, हमको नेचर ऑफ एंटिटी समझना है. And third part will be, we will, मतलब the auditor will prepare 3 things. First, the questionnaire, the detailed audit program and list of books of accounts to be audited. Books of accounts and records. Done? Okay, 3 things. 1, you inform that person. Second, you understand. Third, you prepare 3 things, questionnaire, detailed audit program and list of books of accounts and records. ठीक है, इसके बाद point number 3 is talking about responsibility with respect to CIS environment. CIS एनवायरनमेंट अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइमरीली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू असेस एंटायर CIS एनवायरनमेंट. पूरे CIS एनवायरनमेंट को असेस कर लो एंड यू गेट मैक्रो पर्सपेक्टिव. ऊपर से पूरा पर्सपेक्टिव ले लो कि CIS एनवायरनमेंट में डेटा अवेलेबल कहाँ से होगा एंड वो डेटा कितना रिलायबल है. सो यू नीड टू टेक असेसमेंट या फिर यू नीड टू टेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1, availability of data and second, reliability of such data. macro perspective of the data. ठीक है,
एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जीएसटी में सारा का सारा डेटा इज अंडर कंप्यूटराइज सिस्टम, सो कंप्यूटराइज टूल हमको यूज करने हैं इन ऑर्डर टू मैच द डिटेल्स, ठीक है। वेरीफाइंग द मैचिंग कंसेप्ट कि आईटीसी कितना गया है इन द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, डिफरेंट कंप्यूटराइज्ड टूल कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट मुझे कहता है जीएसटी ऑडिटर शुड बी अवेयर अबाउट सीआईएस एनवायरनमेंट एंड द ऑडिट रिस्क। ऑडिटर खुद अपने हिसाब से अवेयर हो जाए कि यहाँ पे सिस्टम्स बहुत ज्यादा यूज है, सो ऑडिट रिस्क कितना है, ठीक है। अब ऑडिट प्लानिंग पे आता है। ऑडिट प्लानिंग में अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्टली यू हैव टू टेक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्टिंग टू जीएसटीएन पोर्टल, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। किस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना है? अंडरस्टैंडिंग लेना है अबाउट द ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग, रिकंसिलिएशन एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिवाइज फटाफट, इट इज TRI, okay, TRI. T stands for transaction, R stands for reporting, next R stands for reconciliation, I stands for internal control system. इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। नेक्स्ट पार्ट में, प्लानिंग के ही नेक्स्ट पार्ट में, ये नॉर्मल वाला प्रोसीजर है। नॉर्मल वाला प्रोसीजर क्या कहता है? प्लानिंग के टाइम में यू गेन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ द बिजनेस, यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड सीआईएस एंड यू असेस रिस्क एंड मटेरियलिटी, ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड मटेरियलिटी, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली भी बोलने जाऊँ तो दिस इज 315, दिस इज ऑल्सो 315, दिस इज 330 एंड 320, ठीक है, याद करने में इजी होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिटर्न। अगेन टाइप्स ऑफ रिटर्न एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिटर्न में बेसिकली हमारे पास कितने रिटर्न है? फर्स्ट GSTR1। GSTR1 इज बेसिकली आपके आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। सो फॉर दोज रजिस्टर्ड टैक्स प्लेयर जिनका टर्नओवर लेस देन या मोर देन क्या कैटेगरी है, इफ इट ऑल द टर्नओवर इज मोर देन, वर्ड्स पे ध्यान दो, 1.5 CR, अगर 1.5 CR से टर्नओवर ज्यादा है तो उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को मंथली स्टेटमेंट फाइल करना है। क्या? कौन सा स्टेटमेंट? आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट। इफ एट ऑल द टर्नओवर इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 CR, देन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। नेक्स्ट GSTR 3B। 3B इज अ मंथली स्टेटमेंट एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, वो हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फाइल करता है। नेक्स्ट GSTR 9। GSTR 9 इज अ एनुअल रिटर्न फॉर ऑल दोज पीपल जो स्पेशल कैटेगरीज में नहीं है, जो नॉर्मल रजिस्टर पे है। स्पेशल कैटेगरी मतलब जो TCS, TDS, IDS, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD, ये सब नहीं है। अदर देन ISD, TDS, TCS, कैजुअल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, ये सब नहीं है, मतलब वो सादा टैक्स पेयर, ठीक है। 9A इज ऑल्सो एनुअल रिटर्न, बट ये 9A कंपोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट किया है ना, उनके लिए है। 9B इज ऑल्सो एनुअल रिटर्न्स, बट 9B जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके लिए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। 9C अगेन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो कंपैरिजन बिटवीन 9 एंड 9C। देखो 9 इज एनुअल रिटर्न, 9C इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड हमारा पूरा ऑडिट फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे, ठीक है। सो नेचर क्या है? ये कंसोलिडेशन है ऑफ ऑल द जीएसटी रिटर्न्स फाइल, जो हर मंथली या क्वार्टरली हम लोगों ने फाइल किया है उसका है। नेक्स्ट ये जो है वो लास्ट में रिकंसाइल करेंगे कि AFRF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंड AS के हिसाब से क्या है और जीएसटी के हिसाब से क्या है, उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हु मस्ट फाइल? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, और यहाँ पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू हुम जीएसटी ऑडिट इज एप्लीकेबल। तो जब भी जीएसटी ऑडिट करवाएंगे तो फॉर्म, जैसे टैक्स ऑडिट के लिए हम बोलेंगे फॉर्म 3CD, वैसे जीएसटी ऑडिट के लिए बोलेंगे फॉर्म GSTR 9C। डन? ओके, जीएसटी ऑडिट अप्लाइज। नेक्स्ट नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल मैंने अभी पढ़ा है, कैजुअल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे ये सारे लोगों को तो नॉन एप्लीकेबल है ही, बट उनको भी एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है। मैम क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2 CR है, उनको जीएसटी ऑडिट ही नहीं करवाना है।
अगर ऑडिट नहीं करवाना है तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ पे डिक्लेरेशन है और यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। डिक्लेरेशन ऑफ डिमांड्स, रिफंड्स, कितना सर्विसेज है, कितना गुड्स है, उसका डिक्लेरेशन है ये, और ये एक रिकंसिलिएशन है। एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते 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 नीचे आते आते हम बोलेंगे अच्छा इनका अकाउंट्स के हिसाब से ये अमाउंट ऑफ टर्नओवर है, प्लस माइनस करने के बाद हम बोलेंगे जीएसटी के हिसाब से ये टर्नओवर है। मेकिंग सेंस? पक्का? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर GSTR 9C, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है वो इसी में से आया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़े। पहले तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। रिकंसिलिएशन मैंने अभी आपको बताया था। रिकंसिलिएशन क्यों होगा? रिकंसिलिएशन इसके लिए हो रहा है बिकॉज अकाउंटिंग के हिसाब से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से टर्नओवर कैलकुलेट होता है एज पर AS 9 या फिर इंड AS 115। बट यही चीज अगर जीएसटी टर्नओवर के लिए कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रोविजन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे मैम? हम करेंगे, वी विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग टर्नओवर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्नओवर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, फिर करते जाएंगे ऐड लेस ऐड लेस। ऐड लेस किसका करेंगे? जो चीज ऐड होनी चाहिए थी एज पर जीएसटी प्रोविजन बट ऐड नहीं हुई है, ऐड कर दो। जो चीज लेस होनी चाहिए थी एज पर जीएसटी प्रोविजन बट लेस नहीं हुई है, लेस कर दो। नाउ ऐसे करते करते ऐड लेस करने के बाद वी विल डिराइव टू जीएसटी टर्नओवर। समझा? अगर इतना समझ गया है, अब GSTR 9C विल बी इजी फॉर अस। ठीक है, चलो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर क्या है? यहाँ पे हम लोग टर्नओवर का अमाउंट लिखेंगे। मैम कौन से साल के लिए? करंटली आई एम अज्यूमिंग वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1st of April 2019 टिल 31st of March 2020। ये साल मैंने कंसिडर किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी विल डू, अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू को जरा सा होल्ड करो, आई विल टेक यू टू दैट पॉइंट। नेक्स्ट अनएडजस्टेड एडवांसेस। अनएडजस्टेड एडवांसेस का मतलब क्या? अगर ये 31st of March के बाद कोई एडवांसेस मुझे मिला है, 31st of March के बाद सर्विसेज के लिए या गुड्स के लिए, उस टाइम पे यहाँ पे होने वाला है गुड्स का डिलीवरी या फिर सर्विसेज का रेंडरिंग, बट पैसा कब मिल गया मैम? साल में मिल गया था। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उसको एडजस्ट नहीं किया है, वो अनएडजस्टेड है। इसको हम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू में टर्नओवर मान लेंगे उसी साल के लिए, तो हम क्या कर देंगे? ऐड बैक। ठीक है, समझता है? सो मैम टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे? हाँ, टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। ये कौन सा टर्नओवर है? अनएडजस्टेड है। अगर एडजस्ट कर लिया है तो रहने दो, अगर एडजस्ट नहीं किया तो ऐड बैक करो। समझता है? सो समझो, वर्ड्स पे ध्यान दो। क्या बोलता है? अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एडेड बैक। However, if at all, मैं उसको वाइसा वर्सा कर दूं, unadjusted advances at the beginning of the financial year, at the beginning of the financial year, इसको क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीवियस ईयर में कंसीडर हुआ होगा। समझा है? तो ये वाला जो लेस वाला पॉइंट है वो हमारे नेक्स्ट कॉलम में आने वाला है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करता है डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई को ऐड बैक करो। अब डीम्ड सप्लाई का मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपने रिलेटेड पार्टी को विदाउट कंसिडरेशन गुड्स दिया है, आप उसको टर्नओवर में ऐड नहीं करते। सेकंड, अगर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको सेल नहीं मानते। थर्ड, अगर डिस्पोजल ऑफ असेट हुआ है, इस डिस्पोजल ऑफ असेट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर नहीं मानते। बट इन तीनों चीजों को, कौन सी तीनों चीजों को मैम? आरपीडी रिलेटेड पार्टी, प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर डिस्पोजल ऑफ असेट, इन तीनों चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम टर्नओवर नहीं मानते, बट जीएसटी में टर्नओवर मानते हैं। डिम्ड सप्लाई है तो क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। कहाँ गए? यस, ऐड बैक कर दो, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट नोट्स इशूड। क्रेडिट नोट्स का मतलब सिर्फ इतना जान लो, क्रेडिट नोट्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो अगर आपने जीएसटी के एनुअल रिटर्न में क्रेडिट नोट का रिफ्लेक्शन कर दिया, आपने बता दिया ये क्रेडिट नोट है, सेल्स रिटर्न हो गया है, तो जीएसटी के टर्नओवर में उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो हम कर देंगे माइनस। ठीक है, क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल टर्नओवर। मैम एनुअल रिटर्न अंडर
जीएसटी, अभी अभी मैंने आपको फॉर्म पढ़ाया था, जीएसटी 9, 9A, 9B डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न में अगर ये जीएसटी सॉरी अगर ये टर्नओवर को क्रेडिट नोट दे दिया है एंड कंसिडर कर लिया है तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हम टर्नओवर में से माइनस कर देते हैं, बट जीएसटी में कई ऐसे ट्रेड डिस्काउंट है जो कंसिडर नहीं करते हैं तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे, नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी, ऐड बैक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी आपको बाद में। देखो, टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17, मैम क्यों? क्योंकि जुलाई 17 से हम लोगों ने जीएसटी लागू करवाया था। सो अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ है 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018, अभी इसमें कुछ ऐसा पीरियड है जो अप्रैल से लेकर के जून तक है, वो सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सब कंसिडर होता था। तो हम क्या करेंगे, हम साल को ना डिवाइड कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू जून, फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स कंसिडर होगा जीएसटी। तो पॉइंट क्या कह रहा है, इस साल में, बिकॉज एनुअल में तो सारा होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पूरा टर्नओवर होगा, वहां पे तो कोई डिवीजन नहीं था, तो हम क्या करेंगे, एनुअल टर्नओवर में से इतने पीरियड का टर्नओवर माइनस कर देंगे। सिंपल, पक्का, ओके। ना आगे वाले जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने मिस किए ना, एक्चुअली मिस नहीं किए, मेरे को प्रोविजन के बाद दिखाने थे, ये यही है, मई 17 का टर्नओवर है, जून तक में क्या एडजस्टमेंट आएगा, सिर्फ इतना डिडक्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड उसमें और एक बात भी है, क्रेडिट नोट इशू है तो टोटली अमाउंट पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, 80,000 भी माइनस, 20,000 भी माइनस, एक बार रीड कर लेना अभी, ठीक है। इसमें ये वाला भी देख लेते हैं, जून 17 हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल, सर्विस टैक्स के अंदर टैक्स होगा, जीएसटी के टर्नओवर में नहीं आएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइनस कर दो, ठीक है। सो ये भी वही है, अप्रैल टू जून, ठीक है, ओके डन। दो इलस्ट्रेशन हो गए, ये वाला हो गया। अब अनबिल्ड रेवेन्यू, ये वाला पॉइंट हमारा बी वाला भी रह गया था, ये भी रह गया, समझो। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देखो जीएसटी में ना टैक्स तभी लगता है जब बिलिंग कर दिया, टैक्स तभी लगता है जब बिलिंग कर दिया। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ खत्म हुआ, यहाँ तक जितने भी बिल्स बन गए ना उन सब पे जीएसटी लागू होगा, आपने सुना भी होगा, बिल मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। सो इन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा, बट अगर कोई ऐसी अनबिल्ड रेवेन्यू है जिसके ऊपर बिलिंग, जिसका बिलिंग नहीं किया बट एनुअल टर्नओवर में इंक्लूडेड है, जिसका बिलिंग नहीं किया है बट एनुअल टर्नओवर में इंक्लूडेड, यहाँ पे लिखती हूँ बिकॉज इट इज विद इन द ईयर, ओके। जो एनुअल टर्नओवर में है बट बिलिंग नहीं किया है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर बिलिंग नहीं किया है तो जीएसटी में टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस कर दो, बोलेंगे ऐसा। तो ये क्या पॉइंट है, ये अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हम करेंगे उसको माइनस। ये सेम बात अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द बिगिनिंग मतलब यही नेक्स्ट ईयर में आया है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अब क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि यहां से तो हम लोगों ने माइनस कर दिया था, समझा है। अब ये दोनों पॉइंट समझ जाएंगे, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर माइनस, अब मैंने बी वाला पॉइंट होल्ड पे रखा था, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्लस, यही तुम्हारा मई 19 का क्वेश्चन था, ठीक है। 5 मार्क्स कंपलसरी का क्वेश्चन था, अनबिल्ड रेवेन्यू को कैसे टैक्स किया जाए, बिगिनिंग है तो क्या करेंगे, एंड है तो क्या करेंगे, ठीक है। बिगिनिंग है तो ऐड करेंगे, एंड ऑफ द ईयर है तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग, मैंने ऊपर ही ऊपर सिखा दिया, इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी, क्रेडिट नोट इशू है बट जीएसटी के अंदर परमिसिबल नहीं है तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई टू एससीजेड यूनिट्स टू डीटीए यूनिट्स, इसको ना हम एज एन एक्सपोर्ट ट्रीट करते हैं, जिसपे हम लोग टैक्स नहीं लगाते, जीएसटी नहीं लगाते, तो हम क्या करेंगे, उसको टर्नओवर में से माइनस कर देंगे बिकॉज उस पर टैक्स नहीं लगना है। नेक्स्ट, टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, जो रूटीन में नहीं आने वाला है, माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट अंडर द टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड देयर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर अंडर, यह है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या होता है समझो, वैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें ऐड और लेस अपने आप होती है, जैसे कि फ्रेट हो गया, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, नाउ डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांस कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें माइनस होगी, वो वैल्यूएशन के रूल्स है, ठीक है। सो एज पर दैट रूल्स जो चीजें ऐड होनी चाहिए जीएसटी में वो हम ऐड कर देंगे,
देखो दोनों साइन दे करके रखा है, प्लस या माइनस जो भी केस है, क्योंकि वैल्यूएशन के रूल्स है। मेकिंग सेंस? ठीक है। नेक्स्ट एन वाला पॉइंट क्या आता है? एडजस्टमेंट इन टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? जस्ट समझो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में डील हो रहा है, कुछ भी चीजें हमने गुड्स बाय किया है, तो जीएसटी में जो कंसिडर होता है वो होता है सीबीईसी रेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन पे हम लोग बुक रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं आरबीआई रेट, ठीक है। बट क्वेश्चन में दिया जाएगा हमको और एक रेट जो है करंट रेट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि अच्छा, अगर एक्सपोर्ट हुआ है, हम मान लेते हैं एक्सपोर्ट हुआ है, अगर एक्सपोर्ट हुआ है, जिस दिन पे एक्चुअली पैसा मिला और हम लोग ने करेंसी कन्वर्ट कराई तभी हमको पैसा मिला था $1 का 70 रुपीज, बट जिस दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन पे डॉलर का भाव चल रहा था 68 रुपीज। तो हम क्या बोलेंगे? 70 मिला, 68 रिकॉर्ड करना है, 2 है फॉरेन एक्सचेंज गेन, फ्लक्चुएशन गेन, ठीक है। तो 70 में से -2 टू ब्रिंग टू 68 टू बी रिकॉर्डेड एज एनुअल टर्नओवर। इतना समझा है? ठीक है मैम। 2 का क्या करेंगे? 2 विल बी रिकॉर्डेड एज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन। डन? ओके। फिर वो लोग बोलते हैं उसी दिन पे, से फॉर एग्जांपल ये 10th ऑफ दिसंबर का ट्रांजैक्शन है, 10 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है, उसी दिन पे आरबीआई का रेट था 68 एंड उसी दिन पे सीबीईसी का रेट था 65। अब हम लोग क्या करेंगे? 68 रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट के ऊपर है, हम बोलेंगे -3, क्योंकि 65 डिराइव करना है हमको, हम लोग कर देंगे -3। एंड अगर एक्सपोर्ट का भाव था $1 लाख रुपए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 70 -2 इंटू 1 लाख, मतलब 70 -2 विच विल कम टू 68, 68 -3 विच विल कम टू 65, ये 3 इंटू 1 लाख, ये जो अमाउंट आया इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ। समझता है पक्का? सो ये सारे जो भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, देखो ये 1 लाख, 68, 65, 70, जो मैंने बोला, जैसा मैंने बोला वैसा ही। अगर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 70 की जगह पे 66 था, मतलब हमने जब भी आरबीआई रेफरेंस रेट मैच किया 68, बट जब भी पैसा आया तो 66 हो गया, तो मैम यहाँ पे जो गेन दिखाया था उसको लॉस दिखाएंगे, खत्म। समझा? ठीक है। दिस इज गेन, एनुअल टर्नओवर में जीएसटीआर 9, 65, सेम थिंग, 70 - 68 करेंगे एंड यहाँ पे भी 65 को डिराइव करने के लिए 3 रुपये, ये देखो 3 लाख। दिस इज अ डिफरेंस। डन? ओके। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे गेन था वहाँ पे ये लॉस है, देखो 66 आ गया तो ये लॉस है। दिस इज डेबिटेड टू पीएनएल एज फॉरेन करेंसी लॉस। ठीक है। नेक्स्ट, एनी अदर रीजंस? अगर टर्नओवर में इसके अलावा और कोई रीजंस है तो प्लस माइनस कर दीजिए। ये सब प्लस माइनस करने के बाद ऑटोफिल हो जाएगा ये सब। डन? मेकिंग सेंस? पक्का? ओके। नाउ ये सारा जो है इलस्ट्रेशन वाला, ये सारा चीज एक बार देख लो, जहाँ पे एग्जाम्प्टेड एंड स्टफ है। कंसल्टेंसी फीस बाय हॉस्पिटल, ये एग्जाम्प्टेड सप्लाई है, ये मैंने लिख करके दिया है, ये भी एग्जाम्प्टेड सप्लाई है। लैंड सोल्ड 5 लाख, ये नो सप्लाई माना जाएगा, ये नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। डी में देखो, डी इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डी में क्या पूछा है? सप्लाईज विच इज रिवर्स चार्ज बेसिस पे हो रहा है। ठीक है। अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के इलास्ट्रेशंस हमको देखने हैं, एंड जो रिवर्स चार्ज में आएगा, मतलब जो भी रिवर्स चार्ज में है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। रिकंसिलिएशन खत्म हो गया, लाइक प्लस माइनस करके खत्म हो गया, यहाँ पे एडिशनल डिस्क्लोजर्स है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। ठीक है। GTA has issued some consignment note, यहाँ पे भी consignment note, and the GST is charged at the rate of 12%. ठीक है। The consigner has booked the GTA, the recipient has paid the freight to GTA on to collect basis. Would this turnover be mentioned under 7A? देखो, जहाँ पे GTA ने GST चार्ज कर लिया है, this will be taxed at as forward charge mechanism, not as reverse charge mechanism. Because ये forward charge mechanism है, this will not be mentioned, this will not be entered under
टेबल 7D, ये वाला 7D में नहीं आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जीटीए ने जीएसटी चार्ज नहीं किया है, जीएसटी चार्ज नहीं किया है मतलब ये रिवर्स चार्ज है। अब अगर जीएसटी चार्ज नहीं किया है, द रेसिपिएंट हैज पेड द फ्रेट, विल दिस अमाउंट बी मेंशन्ड हियर? यस, दिस अमाउंट विल बी मेंशन्ड हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स चार्ज के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। नॉट अंडर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए फॉरवर्ड चार्ज, इट विल बी एंटर्ड अंडर टेबल 7D। समझा है, ठीक है। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एडवोकेट का है, सेम एग्जैक्टली सेम नोटेशन पे, प्लीज एक बार होमवर्क के नाम पे रीड कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर द रेट्स पेनल्टीज, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट एक स्मॉल कंसेप्ट है जो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे आईटीसी अवेल्ड वाली बात है कि रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, फुल स्टफ्स, इन पे रॉ कितने परचेज अमाउंट पे आईटीसी कितना अवेल किया है एंड क्या एलिजिबिलिटी है, ये चेक करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन में हम लोग को ये वाली कॉलम्स लिखने हैं कि परचेज का वैल्यू कितना है, टोटल आईटीसी का वैल्यू कितना है एंड अब एलिजिबिलिटी कितनी है। अवेल्ड जितना हो जाएगा उसके बच गया वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड, ओके, बस इतना, दैट इज इट। कुछ था डिफिकल्ट इसमें? नथिंग, ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ पे इस पे से तो लेट फीस पेनल्टी इसमें से क्वेश्चन नहीं आने हैं एंड दैट्स इट, चैप्टर खत्म, चैप्टर 11 गेट्स ओवर, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रिवाइज जीएसटी अंडर इनकम टैक्स लॉज, दैट इज सेक्शन नंबर 44AB, ठीक है। सो मीनवाइल यू कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, thank you, and yes, don't forget, study, revise, repeat.